साथियों, जय कामगार, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आगरा के अपने उस भाषण में, ऐतिहासिक भाषण में बाबा साहब ने बात कही। उनका अपना संघर्ष लगातार चल रहा था। मुंबई विधान परिषद में वो 1926 में ही मनोनीत सदस्य हो गए थे और तब से लेकर लगातार उन्होंने एजुकेशन पे काम किया। जो उस समय के अनटचेबल्स, अछूत, अर्थात जो उस समय के असली ठेका कर्मचारी थे, जो आज ठेका कर्मचारी, उनसे उनकी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत ही बदतर थे। उनका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने हमेशा से उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। जो मुफ्त के कामगार थे यहाँ के लोगों के, मनुवादियों के, उनसे उनका छुटकारा, उनसे आजादी दिलाई, उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई लगातार लड़ रहे थे। तो बाबा साहब एजुकेशन के ऊपर विशेष रूप से काम कर रहे थे और उन्होंने मुंबई विधान परिषद में मनोनीत सदस्य की हैसियत से भी बजट के ऊपर बहुत सारा फंड उन्होंने अनटचेबल्स के एजुकेशन के लिए उस समय की अंग्रेज सरकार से दिलवाया। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे एजुकेशन पे काम किए कि स्कूलों में उनके लिए रास्ते खुलवाए। और आगे संघर्ष करते करते बाबा साहब ने, जब वो लेबर मिनिस्टर भी रहे और प्लस 1936 में उनके 17 में से 15 मुंबई विधान परिषद के उनके विधायक जीते, तब से लेकर के लगातार उन्होंने अनटचेबल्स की पढ़ाई को बहुत सुदृढ़ कर दिया, आगे कर दिया। और बाबा साहब ने स्कॉलरशिप दिलवा करके उस समय 1942 में जब वो देश के लेबर मिनिस्टर बने, तो उन्होंने वहां पर उनके लिए, अछूतों के लिए, अनटचेबल्स के लिए हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए उनको स्कॉलरशिप दिलवाई और वो विदेश में पढ़ने गए। करीब 28-30 के उस समय बैच था, पता नहीं 28-30 कुछ ऐसे ही है, थोड़ा भूल गया मैं। लेकिन जो पढ़ के वापस आए कुछ तो आए नहीं, और जो आए वो अपने रोजगार में, व्यवसाय में जुट गए, आर्थिक कमाई में जुट गए। वो अनटचेबलों की लड़ाई में कभी आए नहीं और बाबा साहब के भी साथ उन्होंने कभी उनकी लड़ाई में सहयोग नहीं किया। तब बाबा साहब ने आगरा के अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और वो बात आजादी के बाद से और संविधान लागू होने के बाद से और बाबा साहब के ये दुनिया छोड़ के जाने के बाद से लेकर के लगातार वो प्रूव होती रही। बाबा साहब का एक सपना था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो उसका सब कुछ खाका तैयार करके गए थे, लेकिन उनके बाद जिन लोगों ने चलाई, उसके बाद धीरे धीरे उसके टुकड़े होते चले गए। बाबा साहब का जो सपना था इस देश के अंदर, जो अनटचेबल, सदियों से गुलाम, अर्थात सर्वहारा कहना चाहिए उनको, क्योंकि वो वर्कर थे, बिना पैसे के, मुफ्त के, उनके ऊपर शोषण था, अत्याचार था, दुनिया भर की पाबंदियां थी। उनकी लड़ाई को वो सोचते थे कि इनका भारत में कभी ना कभी इनका भी राज आएगा, ये भी इस देश के ऊपर अपना शासन कायम करेंगे। इसीलिए बाबा साहब सदैव से, हमेशा से अनटचेबल्स की राजनीति को मुखर रूप से वो देखते थे और इसके लिए बाबा साहब ने निरंतर प्रयास किए। लगातार उनके संघर्ष में, राजनीतिक संघर्ष उनका लगातार उनके साथ में चलता रहा। प्रायोरिटी पे था पॉलिटिकल मिशन उनका, क्योंकि जब वो 1926 में पहली बार जब वो मुंबई विधान परिषद के लिए मनोनीत हुए सदस्य के रूप में, राजनीतिक उससे,
और उसको आगे संघर्षों को बढ़ाते हुए उनके, चाहे मंदिर आंदोलन हो, चाहे पानी का आंदोलन हो, चाहे वो फिर गोलमेज सम्मेलन में उनके डबल वोट के राइट के और दूसरे पढ़ाई लिखाई से लेके रिजर्वेशन के सभी अधिकारों को लेकर के लड़ाई हो, उसके साथ साथ बाबा साहब एक राजनीतिक दल का गठन कर रहे थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ILP, जो पूरी तरह आधिकारिक रूप से बाबा साहब ने 1936 में उसको कायम किया और उनका चुनाव 1936 में उस पार्टी ने लड़ा। जहां पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोल रही थी, कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, वहीं पर मुंबई विधान परिषद में कांग्रेस की एक एक कैंडिडेट को धज्जियां उड़ाते हुए 17 में से 15 सीटें बाबा साहब की पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने जीती। अब आप इससे समझ जाओ कि बाबा साहब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, असली मजदूर जो सर्वहारा जिनको कह सकते हैं, जिनको कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा कहा है, वो भारत के अनटचेबल हैं, क्योंकि जिनसे काम तो करवाया जाता था मगर उनको मेहनताना नहीं दिया जा रहा था। ऊपर से उनके ऊपर इतने भयंकर प्रतिबंध थे, जो यूरोप के और दूसरे कंट्रियों के गुलाम थे उनसे भी भयंकर प्रतिबंध थे। तो बाबा साहब तो मजदूर की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको कि दूसरा जातिगत रंग दे दिया जाता है। वो तो मजदूर थे, चाहे सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो उसमें खेतों में काम करने वाले थे, चाहे वो कपड़ा धोने वाले थे, चाहे वो उसमें कंस्ट्रक्शन उनके घर बनाने वाले थे, रोड बनाने वाले थे, चाहे वो उनके और दूसरे काम कपड़े से लेकर के दूसरे काम करने वाले थे, वो तमाम ये अनटचेबल थे। और उस समय 4 करोड़ के आसपास की उनकी आबादी थी टोटल आबादी में से। तो बाबा साहब उन 4 करोड़ उन सर्वहाराओं की, उन ठेका मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे जो अनटचेबल कहे जाते थे उस वक्त। तो जब बाबा साहब ने वहां पर अपनी पार्टी बनाई तो मजदूर के नाम से बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और उसका मकसद था इस देश के मजदूरों को न्याय दिलवाना। और आगे बढ़ के जब 1942 में जब वो देश के पहले लेबर मिनिस्टर बने अंग्रेजी सरकार में, जब लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होंने भारत के मजदूरों के लिए, उसमें जाति नहीं थी, भारत के मजदूरों के लिए 8 घंटे ड्यूटी का प्रावधान लागू करवाया, साप्ताहिक छुट्टी लागू करवाई, कोयला खदानों के कामगारों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, उन्होंने ये जो इंश्योरेंस एक्ट है वो बनाया, उन्होंने बाबा साहब ने ID एक्ट बनाने में सारा काम किया, मिनिमम वेजिस एक्ट उन्होंने तैयार किया, ये तमाम चीजें उन्होंने तैयार की, खाका बनाया, इस देश के मजदूरों के लिए, महिला मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए काम किया, इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बनाया, ये तमाम एक्ट उन्होंने बनाए और इस देश के मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया। तो बाबा साहब इस देश के पहले मजदूर नेता, वो मजदूर नेता कि जो उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो मजदूरों के मजदूर थे, गुलामों के गुलाम थे, उनकी आजादी के लिए, उनके कानूनी अधिकारों के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे। तो बाबा साहब ने जब अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया, मजदूरों की लड़ाई से लेकर के जब आगे बढ़े और जब संविधान बनाने तक पहुंचे, तब तक देश में संविधान जब लागू हो गया, पहला चुनाव 1952 में हो गया, तब तक भी बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके तैयार हो गए थे, अनटचेबल्स, बाबा साहब की कृपा से, क्योंकि बाबा साहब ने 1942-40 से लेकर के तभी से उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेजेस की स्थापना की थी, जिसमें अनटचेबल्स पढ़ते थे, दूसरे भी पढ़ सकते थे लेकिन अनटचेबल्स के लिए विशेष, और खास तौर पे जो नौकरी करते थे, जो अनपढ़ थे, उनके लिए रात का सिद्धार्थ कॉलेजेस उन्होंने बनाया कि वो पढ़ें आकर के, साक्षरता मिशन, वो साक्षर हो, पढ़ना लिखना सीखे, आगे बढ़े। तो बाबा साहब ने एजुकेशन पे अपने समय रहते रहते काम किया। लेकिन बाबा साहब ने जब कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया मेरे, और वो बात अभी भी लागू हो रही है कि जो पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन गए, चिल्लाए तो जय भीम जय भीम,
और जब पता चला कौन सी पार्टी में, वो गांधी जी की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वो डुबकी मार गए। लोगों को जय भीम अम्बेडकर की फोटो लगा करके, कोई अम्बेडकर नामा चला रहा है, कोई अम्बेडकर जय अम्बेडकर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन पता चला कि उसी कांग्रेस पार्टी में, उसी गांधी जी की पार्टी में, जिन गांधी जी से उनका 36 का आंकड़ा था। देखिए, गांधी अर्थात कांग्रेस और बाबा साहब में का जो संघर्ष की, उसको फर्क को समझना होगा। बाबा साहब इस देश के सबसे कमजोर मेहनत कशों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सबसे कमजोर, जिनके पास मानवीय, कानूनी अधिकार छोड़ो, मानवीय अधिकार भी नहीं थे। और कांग्रेस में इस देश के सबसे बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े धन्ना सेठ उसके सदस्य थे, राजे महाराजे, जो आज भी दिख जाएंगे। बड़े बड़े फैक्ट्री कारखानों के करोड़ों करोड़ों पति वो सांसद हैं, उनको टिकट मिलता है। और वो कभी नहीं चाहते थे कि मजदूरों को अधिकार मिले, खासतौर पे अनटचेबल्स को। और श्री गांधी जी का तो ये बकायदा इनका रिटर्न स्टेटमेंट है कि अगर मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिस आजादी में अछूतों के एक भी कानूनी अधिकार, कानूनी और राजनीतिक अधिकार। जब वो गोलमेज सम्मेलन से लौट के आए थे और बाबा साहब ने वहां अपनी बातें की थी और श्री गांधी जी को परास्त किया था और डबल वोट के अधिकार मिलने की पूरी संभावना थी, तो गांधी जी ने भारत आते ही अधिकार, ये स्टेटमेंट दिया था। बाबा साहब ने वहां से लड़के, वो श्री गांधी से संघर्ष करके, अर्थात कांग्रेस से लड़के, अकेले लड़के, उन्होंने अधिकार दिलवाए। बाबा साहब भी चाहते, वो कहते मैं क्यों लड़ाई लड़ूं, इतनी सारी डिग्रियां लेकर के। वो जब दुनिया कांग्रेस में जा रही थी तो वो भी कांग्रेस में जा सकते थे, कांग्रेस के साथ लड़ सकते थे। लेकिन बाबा साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए। उन्होंने अपने खुद का संघर्ष, अपने बल पे, अकेले उस व्यक्ति ने, खुद उस महान आत्मा ने संघर्ष किया और आगे लड़ाई बढ़ाई, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अपनी राजनीति के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे, अपने संघर्ष के बल पे वो महान आत्मा ने इस देश के सबसे सताए कमजोर लोगों को अधिकार दी। चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो इस देश के SC STs हों, चाहे इस देश के कोई भी, किसी भी उसका जाति धर्म का, हर धर्म को, हर भाषा को, सबको उन्होंने बराबर सम्मान दिया। और संविधान लिखते समय उन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा आर्टिकल 14 हाँ कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये खास चीजें उन्होंने उसमें डाली। लेकिन मैं देखता हूं कि जो उस समय गांधी के लोग थे, जिनके पूर्वज, जब बाबा साहब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, जब बाबा साहब पूना पैक्ट के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे, तो तब उस वक्त जो लड़ाई आगे बढ़ रही थी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वहां देखा कि बाबा साहब अकेले थे। और जो आज जय भीम बोल करके और जो आगे बाबा साहब का रिप्रेजेंटेटिव होने का नाटक करते हैं, वो बाद में कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं। आज भी एक विकेट गिरा, मैं देख रहा था कि भैया एक और बड़ा अंबेडकरवादी आज गांधी की उसी कांग्रेस में बैठ गया जाकर। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि जो इस देश के जो SC STs थे, इस देश के SC STs की लड़ाई को, अर्थात अनटचेबल्स की लड़ाई को, जब वो पूना पैक्ट, जब अनशन पे बैठ गए गांधी जी डबल वोट के अधिकार के खिलाफ, तो जब बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, और जो आज जय भीम बोल करके और बाद में कांग्रेस की, उसी श्री गांधी जी की पार्टी कांग्रेस में जब उसकी गोद में बैठ जाते हैं, तो तब उनका काला चिट्ठा, असली रूप सामने आ जाता है कि वो समय जो उनके पूर्वज थे, जब बाबा साहब लड़ रहे थे अकेले, तो वो गांधी जी के साथ खड़े थे, ना कि बाबा साहब। और वही विचारधारा, वही उनका जो खून है उबाले मारता है। और जय भीम बोलता तो जरूर है, लेकिन दिलो दिमाग में गांधी होता है,
कांग्रेस होती है और कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं। इसीलिए आज फिर प्रूव हो गया, जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आज वही सूटेड वूटेड पढ़े लिखे लोग, कोई प्रोफेसर, कोई अधिकारी, कोई व्यवसायी, जब वो जय भीम का आनंद लूट करके और जब उसी कांग्रेस की गोद में बैठता है, जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों से खिलाफ ज्यादा लड़ने से ज्यादा अंबेडकर के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कह दिया कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें इन अछूतों के राजनीतिक अधिकार होंगे, उसी की गोदी में बैठ जाते। मेहनत नहीं होती, लीडर बन के आगे खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती, कांग्रेस की गोदी में बैठ करके बन जाओगे विधायक, या एससी एसटी का तुम्हें कोई नेता बना देंगे, या एससी एसटी की सीट पे, रिजर्व सीट पे सांसद, विधायक या कोई काउंसलर बना देंगे, बस हो गई तुम्हारी क्रांति, हो गई जय भीम। ये मैसेज उन लोगों तक जाना चाहिए कि बहुत छल हो गया, बाबा साहब के साथ बहुत धोखा हो गया। अगर तुम लोगों को, उसके लोगों को तो गुमराह मत करो, बाबा साहब के लोगों को। तुम हो कांग्रेसी, खुल के कांग्रेस बोलो, खुल के कांग्रेस की जय बोलो, खुल के गांधी जी की जय बोलो, कौन मना कर रहा है? लेकिन जय अंबेडकर बोल करके, अंबेडकर के नाम के सारे फायदे लेकर के और फिर कांग्रेस की गोद में बैठ जाना, ये धोखा है, अपने लोगों के साथ धोखा है। और मैं एक और बात बता दूं, एक और भ्रांति है, फैलाते हैं वही जो बाबा साहब के विरुद्ध गांधी जी के साथ खड़े थे, बाबा साहब के विरुद्ध खड़े थे, उनके लोग भ्रांति फैलाते हैं कि बाबा साहब को कांग्रेस ने बनाया। गलत। कांग्रेस से पहले बाबा साहब इस देश के लेबर मिनिस्टर रहे। बाबा साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जहां कांग्रेस को चारों खाने चित किया, और बाबा साहब को संविधान सभा में कांग्रेस ने नहीं भेजा, कांग्रेस ने विरोध किया। इस देश के मुस्लिम लीग ने और इस देश के अभी जो नमो सुधरा और उस वक्त के चांडाल, उन्होंने बाबा साहब को जिता करके संविधान सभा में भेजा, और इन्होंने चतुराई से उस सीट को पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें उस इलाके में दे दिया, जानबूझ करके कि अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो जाए। इतनी चालाकी, इतनी मक्कारी बाबा साहब के साथ। फिर भी बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे। और जब अंतरिम सरकार बनी, अंग्रेजों ने बनाई मनोनीत सरकार, आजादी का दिन जब तय हो गया 15 अगस्त को, और 6 महीने पहले, 1 साल पहले जब सरकार बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में बनी, लेकिन वो अंग्रेजों ने मनोनीत किया था, वो इलेक्टेड नहीं थी। और उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस क्योंकि बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उसका वर्चस्व बड़ा था, इसलिए उसके नेतृत्व में थी। मगर सभी उनके, आरएसएस के भी उसमें थे, हिंदू महासभा के आरएसएस के भी थे उसमें, वो मुखर्जी साहब, वो भी मंत्री थे, और भी थे बहुत सारे राजे महाराजाओं के प्रतिनिधि, सब थे। लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजों से कह करके बाबा साहब को उस मंत्रिमंडल में नहीं रखा, संविधान सभा में नहीं रखा। और जब 1 साल बीत गया, नवंबर 1946 से लेकर के, और आजादी का दिन भी आ गया, अंग्रेज चले भी जाने वाले, 15 अगस्त को दे दिया, इनके हैंड ओवर कर दिया देश, ये लो जी भाई। और तब अंग्रेजों ने पूछा, भाई ये तो देश तो ले लिया तुमने, तुम्हारा संविधान कहाँ है? तब इनके रिप्रेजेंटेटिव गए, नेहरू जी ने भेजा, पटेल साहब, मौलाना आजाद साहब, बाबा साहब को मनाया, और बाबा साहब ने कहा कि कोई कंडीशन नहीं, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं रहूंगा। और बाबा साहब को फिर वहां मनोनीत किया, उस सरकार में कानून मंत्री बनाया,
और बाबा साहब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की बहुमत की थी, वो मनोनीत सरकार थी, अंग्रेजों ने मनोनीत किया था, इलेक्टेड नहीं थी। इसलिए बाबा साहब को कांग्रेस का सदस्य होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और कांग्रेस ने कहा, बाबा साहब ने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस का चवन्नी के भी सदस्य मत होना। और बाबा साहब के साथ जब छल हुआ, संविधान तो बना दिया, और जब हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए उन्होंने उनकी आजादी का जो फरमान था, उनके अधिकार का जो फरमान था, हिंदू कोड बिल, जब उसको सदन में रखा और कांग्रेस ने गिरवा दिया, तो बाबा साहब ने रिजाइन किया। पहले कानून मंत्री पद से रिजाइन किया। आज एक पार्षद एक प्रधान बन जाए, वो इस्तीफा नहीं देता। बाबा साहब ने इस देश की महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश के कमजोरों के अधिकारों के लिए इस्तीफा दिया। बाबा साहब की लड़ाई कांग्रेस से जमीन और आसमान का सवाल है। बाबा साहब की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई में धरती और आसमान का। कांग्रेस सत्ता वही धनाढ्य सेठों की पूंजीवादी सत्ता, जिसको कि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस के हिसाब से आजादी मिली तो सिर्फ चेहरे बदलेंगे, कि भूरे अंग्रेज गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह काले भूरे अंग्रेज सत्ता पे बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा सिर्फ चेहरे बदलेंगे, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, ये कहा था उन्होंने, और वही साबित हुआ। और बाबा साहब ने भी चेतावनी दी थी कि कांग्रेस के सदस्य मत रहना, कांग्रेस का खात्मा होने में ही इस देश के मजदूर गरीबों की, अछूतों की, महिलाओं की, इनकी भलाई है। और आज तुम उसी मरी कांग्रेस को बार बार जिंदा कर रहे हो। बाबा साहेब इस देश के कमजोरों के, मजदूरों के, महिलाओं के, सबके नेता है। बाबा साहब ऐसे अकेले उस शख्स हैं जिन्होंने कि ना केवल मनुष्यों को, इस देश के गाय, बछड़ा, दुधारू पशु, उन सबको उन्होंने अधिकार दिए। उनके उनके मारने पे, वध करने पे, मारने पर उनके प्रतिबंध है। कोई नहीं बताता इस बात को। आर्टिकल 48 साफ साफ लिखा है। तो इसलिए उन्होंने सबको, वो महान आत्मा। और मैं देख रहा था जंतर मंतर पे भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बाबा साहब के साथ श्री गांधी जी की फोटो लगा दी। क्यों क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई? वो आम आदमी पार्टी के लोग पहले तो बाबा साहब और भगत सिंह लगाए, बीच में गांधी बैठा था। और उन दोनों की लड़ाई, अंबेडकर और भगत सिंह की दोनों की लड़ाई गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ। तो ये छल, ये बेईमानी छल ऐसे नहीं चलेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, मैं कई दिन से देख रहा हूं इसको, और ये जरूर बताना था कि बाबा साहब की लड़ाई इस देश के सबसे कमजोर, सताए, पीड़ित, शोषित की लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई इस देश के ताकतवर लोगों की, धनाढ्यों की लड़ाई है। इसीलिए जो कांग्रेस में चले गए भाई, आज फिर बाबा साहब की बात सत्य हो गई। जो SC ST के, जो जय भीम बोलने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा बुद्धि है ना भाई। हम तो अज्ञानी है, उनमें तो बहुत बुद्धि है। चले गए बाबा साहब की बात को सत्य करके कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया उन्हें, चले गए। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सच्चाई पता चल पाए, और लोग सतर्क हो जाएं कि हर जय भीम बोलने वाला व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं, हर बाबा साहब की फोटो लटकाने वाला व्यक्ति वो अम्बेडकर का फॉलोवर नहीं है। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उनके अंतिम शब्द थे कि मैं अपने मानने वालों को, अपने लोगों को, मैं इनसे एक अपील करता हूं कि इस मिशन को मैं इतने दुख, मुसीबत सह के, तकलीफ सह के, इतना अपमान, इतने संघर्षों के बाद में यहाँ तक लेके आ पाया हूँ, अगर इसको आप आगे ना ले जा पाओ तो इसको पीछे भी मत जाने देना। लेकिन उन्होंने पीछे जाने दिया। एक छोटे से पद के लिए, SC ST के पद के लिए
SC/ST मोर्चाओं की पद ही मिलते हैं, उससे तो कोई मिलेगा नहीं। और एक टिकट के लिए या कुछ संवैधानिक पावर के लिए जय भीम बोलते बोलते अब क्या हो गए भाई, तुम खुद सोचना है। साथियों, जय कामगार, जय संविधान।